हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग एजेंसी का काम करती है। यही कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करे। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस कंपनी को थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो कंपनी का जो नाम है वो है टॉस द कॉइन। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है यहाँ पर 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 182 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया, 9 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है। और यहाँ पर लगभग कितना 34 करोड़ रुपीज़ के आसपास में खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है। अब यहाँ पर ठीक ठाक छोटी कंपनी है और छोटे कम पैसे ही यहाँ पर उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 80% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 58% रह जाने वाली। दैट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव की कंपनी की इतनी 34 करोड़ की वैल्यू के ऊपर में ही जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छा खासा जो है जो स्टेक है वो मार्केट में दे चुके हैं। बट इतना भी नेगेटिव नहीं मान सकते क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो कि बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इनिशियली स्टेक जाने के बाद, क्योंकि वो वापस फ्यूचर में वापस खरीद भी सकते हैं ना। ऑप्शन रहता है कि कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं वापस भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे इस कंपनी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो कंपनी करती क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कोई भी जो मार्केट में ब्रांड्स होती हैं या फिर कंपनियाँ होती हैं उनको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा मार्केट में पिच करना पड़ता है। तो मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है किस तरीके से कि हमारा प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलरली किस सेगमेंट में टारगेट करना चाहिए, किन लोगों को टारगेट करना चाहिए, किस ऐड के थ्रू टारगेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो कस्टमर्स बने एक हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक किस तरीके से कस्टमर ले। तो उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, इसका जो पिच है मार्केट में इस तरीके से पिच करना है, ये एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, ये वीडियो बनना चाहिए। तो वो जो पूरा फ्रेमवर्क है वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना वगैरह ऑल से, ये पूरा जो कैंपेन है ये कैंपेन करने का काम ये कंपनी करती है एंड टू एंड पूरा का पूरा। राइट कि राइट सो अब कस्टमर जो ब्रांड आता है इनके पास में, तो ब्रांड को ये जैसे उसको प्रोडक्ट को समझते हैं उसके बाद में ये पूरा काम करते हैं। नेक्स्ट अब ये कंपनी का जो अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं कि पैसे सॉरी प्रोडक्ट की नहीं, कंपनी पैसे जो उठा रही है उसको क्या करने वाली है, रीज़न क्या बताएं कि हमें आईपीओ से के लिए पैसों जो उठा रहे हैं उनके क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक रीज़न उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन, इनको एक ऐप तैयार करना है। दूसरा इनके पास में एक ऑफिस है, नया ऑफिस इनको खोलना है। उसके लिए इनको पैसों की ज़रूरत है। और थर्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि इनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये बेसिक रीजन इन्होंने बताए हैं जो कि कंपनी को कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में चल के प्रॉफिट ही करने वाले दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में जाके किस तरीके से यहाँ पर जो डेटा है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे मिस्टर नारायण जयान, इनके पास में शेयर होल्डिंग 40% आईपीओ से पहले थी। आईपीओ 29% रह जाने ठीक ठाक है। एक और है रेशमा बूधिया, इनके पास में भी 40% थी आईपीओ से पहले। सो ये दोनों मिलके कंपनी को चला रहे हैं यहाँ पे, मतलब कंपनी को इनके पास में मेनली कंपनी का स्टेक है, करता धरता कंपनी के यही लोग हैं। राइट अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई केस वेस कुछ भी नहीं है। साथ में अगर देख लेते हैं कंपनी की शुरुआत किस तरीके से, तो 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है। 2024 में ये लोग आईपीओ भी लेके आ गए हैं। बड़ी जल्दीबाजी में है भाई, हैं कंपनी को, मतलब फटाफट आईपीओ लाओ भाई। मतलब मुझे रीज़न नहीं दिखता है। कई बार क्या होता है, कई कंपनियां जो होती हैं जो प्रमोटर्स होते हैं उनको लगता है आईपीओ आने के बाद में पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जबकि उनका हेडेक बढ़ जाता है बाद में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो लोगो है टॉस द कॉइन, ये रजिस्टर्ड है। बाद में बाकी ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन वाले लोगो हैं ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी का जो वेबसाइट है वो 2012 से लेकर 2027 तक अभी तक चल रहा है, रजिस्टर्ड है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2012 से अगर ये कंपनी का ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट इनके पास में है तो 2020 में कैसे स्टार्ट किया। इधर ये दे वर वर्किंग एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म और एज ए जस्ट काइंड ऑफ विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कोई भी प्रॉपर्टी इनके पास में ओन्ड नहीं है। एक प्रॉपर्टी है ये वाली पर्टिकुलरली, ये भी लीज पर ही है इनके पास में। कंपनी में 43 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं और मेनली जो है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट के ऊपर में काम करते हैं। ज़्यादातर जो इनकी वर्कफोर्स है वो प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट वाली है। जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसी सेगमेंट के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है। दैट्स नाइस। यहाँ पर कंपनी का जो मेनली जो बिजनेस आ रहा है वो इंडिया, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है इंडिया से आ रहा है, दूसरे नंबर पे यूएसए से बिजनेस आ रहा है। कंपनी का जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो जो मार्केटिंग वाली ये जो एजेंसी है इन्होंने अपने जो काम को कुछ भागों में बांट रखा है, अलग अलग भागों के अंदर में।
उनमें से CMO ऑफिस, GTM ऑफिस, सेल्स इनेबलमेंट, इनसे CMO ऑफिस से ज़्यादा यहाँ पर इनके पास में रेवेन्यू बनता है। अब यहाँ पे CMO ऑफिस क्या होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया है। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस चीज़ को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, जैसे CMO हो गया तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो वो क्या हो गया, उसमें पूरा का पूरा सेगमेंट इनको दे दिया कि अब तुम ही संभालो सब कुछ। दूसरा होता है गो टू मार्केट, उसके अंदर में क्या हो गया कि इनको मार्केट को अपने आप को पिच करना है, राइट। बस अब मार्केट में उतरना है इनको, बस अब कस्टमर्स जो होते हैं उनको सिर्फ ये दिखाना है कि हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही इनका काम है। दूसरा होता है सेल्स इनेबलमेंट, कि अब ये हमें जब सेल्स करनी है, राइट, सिर्फ सेल्स पे ध्यान दो, बाकी काम छोड़ो। तो इस टाइप से मार्केटिंग के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उन एस्पेक्ट्स को इन्होंने कुछ कैटेगरीज के अंदर में बांट दिया। तो मेनली जो आ रहा है वो CMO से आ रहा है पैसा। इसके अलावा जो बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनसे भी ठीक ठाक पैसा इनका जनरेट हो रहा है, बट बेसिकली जो CMO से ही आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के ये कुछ ये जो कुछ कंपनियां हैं जो कि इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई हैं, जिनको ये कंपनी कैटर करती है। टॉप 5 कस्टमर से इनका 59% रेवेन्यू आया है सितंबर में, टॉप 10 से 75% रेवेन्यू आया है। यहाँ पर काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ ये है कि कंपनी का 2023 के बाद 2024 के अंदर में कंसंट्रेशन ऑन लिमिटेड कस्टमर्स वो बढ़ा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो लिमिटेड कस्टमर से ही आ रहा है, जबकि ये घटना चाहिए। जैसे जैसे ये घटता है, कंपनी बड़ी होती जाती है, तो घटना चाहिए। घटता है तो इसका मतलब कि कंपनी के पास में n नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स वो नहीं है जिससे कि कंपनी 100 रेवेन्यू लॉस का खतरा फ्यूचर में बढ़ जाए, वो यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस का खतरा दिख रहा है। ये कंसंट्रेशन घटना चाहिए जबकि ये बढ़ रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। ये इनके वर्क स्पेस की फ़ोटो है ऑफिस वगैरह की, इनको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो इन्होंने इनकी ब्रांड है iBus ग्लोबल, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम क्या सर्विसेज देते हैं। तो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इनके iBus ग्लोबल वाले, इसके अंदर में इस टाइप से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। 2022 से इसके अंदर में काम कर रहे हैं। पॉडकास्ट मैनेजमेंट, लिंक्डइन पेज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वीडियो शूट, एडिट एंड पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन एनहेंसमेंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रांड का ये लोग काम करते हैं। जैसी भी डिमांड आती है वहाँ से वो काम करते हैं। तो अब दूसरों के जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, उनका पेज को संभालना चाहिए। फेसबुक का पेज हो गया, इंस्टाग्राम का पेज हो गया, क्योंकि वहीं से सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी जो है अपनी रेपुटेशन बनाती हैं। तो इस टाइप की कंपनियां जो होती हैं ये उनके पेजेस को हैंडल करती हैं, राइट। अब हमें थोड़ा सा कंपनी का RHP के अंदर में थोड़ा बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल पाएगी कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ आज के दिन। तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए आज के दिन कंपनी में लगे हुए हैं। मोस्टली जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है, 5 करोड़ रुपए, बाकी सारा उधारी का पैसा लगा हुआ है। ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में लगा हुआ है। इनकी उधारी पड़ी हुई है 1.5 करोड़ रुपए की, 3.25 करोड़ रुपए की इनके पास में कैश पड़ा हुआ है। बाकी ठीक है, कोई ज़्यादा खास यहाँ पर बैलेंस शीट में है नहीं। अगर हम लोग P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2023 के मुकाबले 2024 में बढ़ा है, बट थोड़ा सा ही बढ़ा है। बट 2000 सितंबर के अंदर में लगभग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। जो कि पूरे साल का रेवेन्यू था पिछले साल, वो इन्होंने 6 महीने में अचीव कर लिया लगभग। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। और साथ में ही रेवेन्यू तो बढ़ा है, बट यहाँ पर कंपनी के जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो नहीं बढ़े। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तो रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देख रहे हो कितना बड़ा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया है अच्छा खासा, बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जबकि उल्टा कम हो गए हैं। अब ये कुछ भाई बोल सकते हैं कि 6 महीने का डेटा है, कि ये यहाँ पर 1 साल का डेटा है, मैं यहाँ पर रेवेन्यू के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। कि आपको काम जल्दी किया है तो फिर आपको फिर जो काम करने वाले हैं उनको भी वर्कफोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए। इसके आसपास तो एटलीस्ट बढ़ने ही चाहिए, बट नहीं बढ़े हैं। लेट्स सी कि, तो ये कुछ थोड़ा सा एक सवाल है, थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है। साथ में अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में नेट प्रॉफिट क्या निकाला इन्होंने, तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला, जबकि पिछले साल भी इन्होंने 1 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकाल लिया था। उससे पिछले साल इन्होंने 2 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकाले थे। इस साल भी 1 करोड़ के आसपास में निकाल लिया है, 6 महीने के अंदर में निकाल लिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इस साल 2 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमा लेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनका ठीक ठाक है, इतना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इनके पास में ठीक ठाक पैसे यहाँ पर पड़े।
मतलब पैसा आ रहा है, अटक नहीं रहा है इतना ज़्यादा, अटक भी रहा है तो भी कुछ ना कुछ कंपनी के पास में कैश आ रहा है। सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है फ्यूचर के अंदर अगर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है, नए ऑफिस वगैरह खोलती है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको पड़ सकती है। कैश फ्लो भी ठीक है। अब ओवरऑल अब देख लेते हैं कंपनी का जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है उस हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। इनको हम कंपेयर तो किसी कंपनी के साथ में कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है वो इस सेगमेंट के अंदर में पर्टिकुलरली इसी सेगमेंट में काम कर रही हूँ, ऐसी कोई कंपनी में मिली नहीं। अगर आपको कोई दिखती है कंपनी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। अब यहाँ पे अगर हम पी बी रेशियो निकालें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाए, उस हिसाब से इनका जो पी वी रेशियो बनता है वो 34 का बनता है। प्रोजेक्टेड वाइज अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने 6 महीने में कमा लिए, तो 2 करोड़ रुपए एक साल में कमा लेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से इसका पी रेशियो 17 का निकल के आता है प्रोजेक्शन वाइज, फॉरवर्ड पी जिसको हम बोलते हैं, और 34 का पी रेशियो है जो कि पिछले साल के मुकाबले है। और पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो इनकी जो नेटवर्थ है वो है 5 करोड़, 9 करोड़ रुपए उठा रही है, तो लगभग हो गया 14 करोड़, 2.5 के आसपास का पी बी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 2.5 का पी बी रेशियो और 30 के आसपास का पी रेशियो, तो ठीक ठाक कॉम्बिनेशन तो नहीं लग रहा है। बट इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं, बिकॉज रेवेन्यू के अंदर में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि सितंबर में जो IPO में अचानक से इतना बड़ा इंक्रीज आना एक डाउट क्रिएट करता है। सो अगर इसका IPO के अंदर में पैसा लगाना है तो अगर इसका GMP बहुत अच्छा चलता है, मोर देन 70% चलता है, तो लिस्टिंग गेंस के लिए एक बार कोई अप्लाई किया जा सकता है। बाकी फ्यूचर के अंदर में इसके अंदर में हमें और लगाने हैं पैसे या नहीं लगाने हैं, उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में आने वाले और वीडियोज़ में देखने की कोशिश करेंगे। इनके जो लेटेस्ट और रिजल्ट आने वाले हैं उनके बेसिस पे उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में इसके बने रहने की उम्मीद है, बिकॉज कंपनीज़ को इस टाइप की चीज़ों की आज भी ज़रूरत थी, पहले भी ज़रूरत थी, फ्यूचर में भी ज़रूरत रहेगी ही। AI के आने से इन ऐसी इस टाइप की कंपनियों का काम आसान हो जाएगा। जो ब्रांडिंग करवाती हैं जो कंपनियां, उनको इस टाइप की जो कंपनी है उनकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। सो इसका फ्यूचर जो है सिक्योर होता है इस टाइप की कंपनियों का, वो कोई इशू यहाँ पर नहीं है। बट इस टाइप की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो नहीं होती हैं, छोटे में इनको काम चलाना पड़ता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।